दोस्तों नमस्कार। 90 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म आई थी, बाजीगर। उस बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान का एक बड़ा ही चर्चित डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन हार कर जीतने वाला बाजीगर आज की तारीख में क्या मौजूदा समय में देश का विपक्ष बन गया है? क्योंकि जीतने वाली पार्टी ढंग से खुशी भी नहीं मना पा रही और उधर देश के हालात जिस दिशा में जा रहे हैं, चाहे वो जेनजी के बीच का बढ़ता गुस्सा हो, चाहे किसानों के भीतर पनप रहा गुस्सा हो, या इन सब के बीच सत्ता और सिस्टम के कथित घालमेल के खिलाफ इस देश के अंदर से जो आवाजें उठनी शुरू हुई है, उसमें खराब हो रही आर्थिक सेहत और बेरोजगारी से महंगाई तक की परिस्थितियों ने जिस तरह की विकट स्थिति पैदा कर दी है, उसमें आखिर सरकार हारने वाली पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगी है? 2024 से 2026 आते आते 24 महीने बीत गए, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जो हालत थी, वो हालत भी 180 डिग्री पर बदलती हुई नजर आ रही है। 2024 के पहले कांग्रेस को बड़ी शिद्दत से इस देश की क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत थी, लेकिन 2 साल बीतते बीतते नौबत ये आ गई है कि क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। लेकिन इस जरूरत के बीच पार्टियां तोड़ी जा रही है, और पार्टियां तोड़ने के पीछे हालात क्या है? क्या दिल्ली जो 293 सांसदों के साधारण बहुमत पर बैठी है, वो बहुमत अब सरकार को बीते जमाने की बात दिखाई दे रही है, या उस बहुमत में कहीं ना कहीं बड़ा खेल नजर आ रहा है? कौन से हालात पैदा हो गए जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी के 2/3 सांसदों को तोड़कर एनडीए के फोल्ड में लाने की तैयारी हो रही है? और कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए जिसमें तृणमूल कांग्रेस, जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय होने की बात सामने आ रही है? 28 साल पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, सीताराम केसरी के खिलाफ बगावत करते हुए, और 28 साल बाद जो चर्चा चल रही है उसमें ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद देने की बात चल रही है। लेकिन मामला इतने तक नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जो असर दिख रहा है, वो सबसे ज्यादा जिस राज्य पर मार करता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत के जिस राज्य पर उसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंध्र प्रदेश के मछुआरे और किसान हैं। उनका झींगा अमेरिका के बाजारों में कैसे पहुंचे, इसको लेकर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। टैरिफ किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है, और उन्हीं किसानों ने वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से हटाकर चंद्रबाबू नायडू को सत्ता सौंपी थी। लेकिन नायडू नीतीश कुमार की हालत देख चुके, नवीन पटनायक की हालत देख चुके, ममता बनर्जी की हालत देख चुके, और इन 3 राज्यों से 3 क्षत्रपों की जिस प्रकार से विदाई हुई, उसके बाद कल यानी 11 जून को कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक आपात बैठक बुलाई है, जिसकी जानकारी कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट के माध्यम से दी है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी महासचिवों, सभी प्रदेश अध्यक्षों और भी दूसरे वरिष्ठ नेताओं यानी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, ताजा राजनीतिक हालात की चर्चा के लिए। ताजा राजनीतिक हालात आखिर है क्या? क्या वही कि टीएमसी टूट रही है? क्या वही ताजा राजनीतिक हालात है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों और ट्रंप की मर्जी से भारत कहां से तेल खरीदेगा, अर्थव्यवस्था वहां जाकर टिकती हुई नजर आ रही है? और इन सब के बीच महंगाई और बेरोजगारी के बीच कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सोशल मीडिया प्रयोग को यदि सोशल मीडिया के जमाने में व्यापक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी जंतर मंतर पर रास्ता ब्लॉक करने वाली भीड़ इकट्ठी हो गई, तो दिल्ली की सत्ता के कान जितने खड़े हो रहे हैं, उतने ही कान इस देश के विपक्ष के भी खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को आज कांग्रेस की जरूरत है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हो। तमिलनाडु में दोनों ही दल भाजपा के विरोध में खड़े हैं। भूल जाइए और दिल्ली का नैरेटिव और मीडिया का, गोदी मीडिया का नैरेटिव, जिसमें यह बताया जा रहा है कि डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी एनडीए की तरफ आ रही है। स्टालिन की पार्टी ने ही तमिलनाडु के माहौल को ऐसा बनाया है जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मतलब अपनी राजनीति को खत्म करने जैसा हो गया है। उस परिस्थिति में कैसे डीएमके उधर जा सकती है?
एआईएडीएम के स्पेस को भरने के लिए टीवी के नाम की एक पार्टी सामने आई, फिल्म अभिनेता थलपति विजय के नेतृत्व में, और विजय आज मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो पराजित हुए उनके पास 22 सांसदों की ताकत है, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जा रहे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़े हो गए। जिनको पाले में जाकर खड़े होना है वो कोलकाता से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। वो कोलकाता से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के साथ साथ 2/3 के नंबर को औपचारिक रूप देने में लगे हुए हैं और अंततः एनडीए का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी और सत्ता दोनों को तोड़ा गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से रुखसत किया गया। नवीन पटनायक के चुनाव को किस तरह से उड़ीसा को अपने हाथ में लिया गया, ये पूरे देश ने देखा। और पश्चिम बंगाल में सत्ता और सिस्टम और संस्थान ये सब मिलकर किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत को और सत्ता को अपने कंट्रोल में लेकर के आए। इसके बाद राहुल गांधी का जो वोट चोरी का अभियान था, कि वोट चोरी रोकने के लिए जो राहुल गांधी कोशिशें कर रहे थे, उन कोशिशों को अब आगे किस तरह से बल मिलना है, कांग्रेस आला कमान को भी ये समझ में आ गया है। नंबर दिल्ली को जरूरत इसलिए है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े हो रहे हैं। नंबर दिल्ली को जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश में आर्थिक आपातकाल लगाने की नौबत यदि आती है, जो हालात पूरी दुनिया और भारत में खास करके बने हुए हैं, उसमें आर्टिकल 360 को इंपोज करने की नौबत आती है, आर्थिक आपातकाल, इकोनॉमिक इमरजेंसी, उसके लिए संसद में बहुमत का दोनों सदनों में मुकम्मल इंतजाम जरूरी है। तभी जाकर उसे संसद की मंजूरी मिल पाएगी, तभी आर्थिक आपातकाल जैसी परिस्थिति बनी तो मंजूरी दी जाएगी। उसके लिए लोकसभा का पावर इक्वेशन दुरुस्त करना जरूरी है। लेकिन पावर इक्वेशन दुरुस्त करने की प्रक्रिया के बीच विपक्ष क्या चंद्रबाबू नायडू से पींगे बढ़ा रहा है? चंद्रबाबू नायडू के दो दोस्त अब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी। और चंद्रबाबू नायडू को क्षेत्रीय छत्रपों का एक एक करके जो हाल हुआ, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक, सुखबीर सिंह बादल से लेकर नीतीश कुमार तक, या नवीन पटनायक से लेकर ममता बनर्जी तक, इन सब को चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो इंडिया गठबंधन टीएमसी की टूट से पहले तक 234 सांसदों पर और पूरा विपक्ष तकरीबन 242 सांसदों की संख्या पर काबिज था, अब आज टीएमसी की टूट के बाद क्या चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दिया जाएगा? वही ऑफर जो ऑफर एक समय में इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को दिया था, वही ऑफर जो एक समय में राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को दिया था, वही ऑफर जो एक समय में नरसिम्हा राव ने एचडी देवेगौड़ा को दिया था, या सीताराम केसरी ने इंद्र कुमार गुजराल को दिया था। क्या अब उसी ऑफर की बारी है? चंद्रबाबू नायडू की परिस्थितियां आंध्र प्रदेश की परिस्थितियों से भी मेल खाती है। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए गठबंधन के अंदर अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर तो बहुतों को भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब तक अपनी राजनीतिक दुकानदारी को बिहार में बहुत अच्छे तरीके से चलाने का काम, सबके साथ बार्गेनिंग की परिस्थितियों को बनाए रखने का काम चिराग पासवान भी कर लेते थे, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी कर लेते थे। एक जमाने में अजीत सिंह या उनके बेटे जयंत चौधरी भी कर लेते थे, और अनुप्रिया पटेल भी कर लेती थी। आज सबकी स्थिति सबको पता है, लेकिन इन सब से ज्यादा बुरी स्थिति, माया मिलिन राम वाली परिस्थितियां तो गुवाहाटी मॉडल के साथ ठाकरे परिवार से अलग हुए शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की है। 7 सांसद भले ही उनके पास है, लेकिन दिल्ली की सत्ता में उनकी अहमियत ना के बराबर है। महाराष्ट्र की सत्ता में उनकी अहमियत शब्द ही वहां अस्तित्वहीन हो जाता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास रास्ता क्या है? वापस मातोश्री का रास्ता पकड़ना, या मातोश्री जाने के लिए वाया दिल्ली वैकल्पिक राजनीति का जुगाड़ करना? निश्चित तौर पर दूसरा विकल्प उनके सामने बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबको इंतजार चंद्रबाबू नायडू का है, और सबको इंतजार नीतीश कुमार का है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी के टूटे हुए धड़े को मना पाएंगे। सवाल यह है कि जिस शब्द का इस्तेमाल, आप एक बार फिर से वो ट्वीट देखिए, केसी वेणुगोपाल का ट्वीट, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने तमाम राज्य के छत्रपों को बुला लिया,
तमाम प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय महासचिव और प्रकोष्ठ अध्यक्षों को बुला लिया गया। उसके बाद अब 11 जून क्या वाकई देश की सियासत में एक बड़ी लकीर खींचने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो चुकी। इंडिया गठबंधन की बैठक बताया जाता है कि अगस्त महीने में होगी, लेकिन अगस्त महीने में जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी वह विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी या केंद्र में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अब सवाल तो यहां पर आके टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता बनाना चाहती थी, लेकिन एक बात तो तय है कि इस लोकसभा में उसी वक्त यह तय हो गया कि कोई भी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में 2029 तक नहीं बन सकती, जिस वक्त लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़कर चले, इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर चले गए और उसके लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को ही राजनीतिक हलकों में जिम्मेदार माना गया। संयोग देखिए, दोनों ही नेताओं की पार्टियां आज लुटी पिटी हालत में है। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि 2024 में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की जरूरत बड़ी शिद्दत से थी और आज क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की जरूरत बड़ी शिद्दत से है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी टर्म्स डिक्टेट कर रही है, कांग्रेस पार्टी परिस्थितियों को अपने मुताबिक ढाल रही है, लेकिन इस लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये बात कांग्रेस पार्टी को बखूबी मालूम है कि वो अब संभव दिखाई नहीं देता। लेकिन इस लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार यदि नहीं बनेगी या कोई विपक्ष की वैकल्पिक सरकार नहीं बनेगी, फिर 2029 में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का क्या होगा? क्योंकि जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं वही सत्ता, वही सिस्टम, वही मशीनरी पूरी तरह से हावी होगी और इसका साफ मतलब होगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं फिर वोट चोरी नहीं रोक पाएंगे। जब यही सत्ता बकौल राहुल गांधी वोट चोरी करा रही है, यही सिस्टम बकौल राहुल गांधी जब वोट चोरी करा रहा है, तो इसी सत्ता और सिस्टम के रहते हुए 2029 विपक्ष में बैठकर राहुल गांधी या विपक्ष कैसे चुनाव लड़ेगा? बंगाल हाथ से निकल गया, बिहार 10,000 स्कीम की भेंट चढ़ गया, महाराष्ट्र तथाकथित वोट चोरी के आरोपों के बीच एनडीए निकाल करके ले गई और इन सब के साथ साथ अजीत पवार की पार्टी भी अब महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एनसीपी के साथ मर्जर की प्रक्रिया में खुद को देख रही है कि दोनों पार्टी और परिवार एक हो जाए। लेकिन क्या विपक्ष का परिवार एक करने के लिए कल कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है? बड़ा अंदेशा उस बैठक के बाद तब निकलेगा कि कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की यूनिट क्या कहती है, वाईएस शर्मिला क्या कहती हैं और चंद्रबाबू नायडू के लिए दिल्ली में ग्रीन सिग्नल कैसे मिलता है। क्योंकि याद रखिए, समय का पहिया घूमते घूमते 36 साल पुरानी गतिविधियों को भी याद दिलाता है, जब दिल्ली में जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए पगड़ी पहना दी गई थी और उन्होंने पगड़ी दूसरे को पहना दी और जिन्होंने पगड़ी प्रधानमंत्री पर हाथ में आने के बावजूद दूसरे को दे दिया, उन्होंने अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी हरियाणा में खाली की थी, तभी दिल्ली में उप प्रधानमंत्री का पद हासिल किया था। लेकिन यहां बात उप प्रधानमंत्री पद की नहीं, प्रधानमंत्री पद की है। नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाकर उप प्रधानमंत्री बनने चंद्रबाबू नायडू दिल्ली नहीं आएंगे। लेकिन एनडीए के भीतर ममता बनर्जी की पार्टी की टूट के साथ उनके लिए भी और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी अब जरूरी राजनीतिक ऑक्सीजन खत्म हो चला है। ऐसे में ऑक्सीजन कहां मिलेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई ये कहां कर पाएंगे, इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए कांग्रेस पार्टी की कल की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के राजनीतिक हालात पर आमतौर पर कांग्रेस कार्य समिति विचार करती है, सीडब्ल्यूसी विचार करती है। प्रदेश अध्यक्षों और पूरी यूनिट को दिल्ली बुला लेना और आपात बैठक की परिस्थितियों में जाना साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है और इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसमें सहमति बन गई है कि क्या अगला संसद सत्र जो होगा, मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में जो शुरू होता है, उस संसद सत्र के दरमियान क्या इस देश में वैकल्पिक सरकार का खाका खींचा जाएगा? थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि कल की आपात बैठक का नतीजा क्या निकलता है। 24 से 26 की राजनीति बदल गई है। क्षेत्रीय दल जो सरताज की भूमिका में थे आज मोहताज की भूमिका में आ गए हैं और जिन्हें मोहताज की भूमिका में नहीं आना है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही सरताज मानने के लिए तैयार हो गए हैं। यही 24 महीने का बदलाव है और यही बदलाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत को चिंतित कर रहा है।
आर्थिक मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर सरकार चिंतित हो ही रही है। ट्रंप टैरिफ डरा ही रहा है। देश के अंदर जेनजी से लेकर किसानों का गुस्सा सरकार के लिए हालात को विपरीत बना ही रहा है। इन सब के बीच हालात को भांपते हुए कमान कांग्रेस के हाथ इंडिया गठबंधन की है, लेकिन लगाम किसी और को देने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी ने कल की बैठक बुलाई है तो दिल्ली का खेल बहुत दिलचस्प है। बाजीगर के डायलॉग के साथ मैंने आज इस वीडियो को शुरू किया था और अंत में यही कहना चाहेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और देखते जाइए यह पिक्चर किस रूप में सामने आती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।